शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम एमपी टेट 2018 से लेकर 2026 तक पूछे गए बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों कैटेगरी में पूछे गए जो 50 महत्वपूर्ण सीडीपी के वो हम आज करने वाले हैं। ये गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे बेहतर आपके सीडीपी में 10+ अंक पक्के होने वाले हैं क्योंकि एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से 2026 तक पूछे गए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस प्रकार की पाठचर्या में अधिगम को कम समय में केंद्रित करने के बजाय लंबे समय तक फैलाया जाता है। ये एमपी टेट वर्ग 1 2018 में पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या होगा सर्पिल पाठचर्या, सर्पिल करिकुलम। सर्पिल पाठचर्या में सर्पिल प्रकार की पाठचर्या में अधिगम को कम समय में केंद्रित करने के बजाय लंबे समय तक फैलाया जाता है। तो सर्पिल पाठचर्या यानी घुमावदार। इसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव विकास जैव मनो सामाजिक ढांचे के अंतर्गत आता है। इसमें विकास की सीमाएं कौन सी ताकतें तय करती हैं। एमपी टेट वर्ग 2 18 में पूछा गया प्रश्न। कौन सी ताकतें तय करती हैं, वह होती है जैव ताकतें या आनुवांशिकता, बायोलॉजिकल जो फोर्सेज होते हैं। तो मानव विकास जैव मनो सामाजिक ढांचे के अंतर्गत आता है। तो मानव विकास किसके अंतर्गत आता है, जैव मनो सामाजिक ढांचे के अंतर्गत आता है और इसमें विकास की सीमाएं जो है जैविक ताकतें या आनुवांशिकता तय करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक सभी लोगों को करना है और फीडबैक भी करना है। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करते रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर सभी का वेलकम अभिनंदन है जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा संरक्षण और क्रमबद्धता की क्षमता विकसित कर लेता है। ये एमपी टेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस वर्ष में कर लेता है, वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था कहलाती है। तो संरक्षण और क्रमबद्धता की जब भी बात की जाए तो जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर सही और गलत का निर्णय सामाजिक नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है। किसके निर्णय, पारंपरिक स्तर होता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का पारंपरिक स्तर पर सही और गलत निर्णय सामाजिक नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सीडीपी की हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। जिन सभी को सीडीपी की टॉपर नोट्स चाहिए आपको आज ही व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। ये व्हाट्सएप नंबर है संस्था का, इसमें व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल्स आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आप फॉलो करिए और इस नोट्स के माध्यम से 15 से 20% तैयारी और पक्की कीजिए और बेस्ट तैयारी कीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया कि एक बच्चा स्थानीय सर्वेक्षण करता है, फिर समांतर माध्य की गणना करता है। कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम चक्र के अनुसार वह किन चरणों में व्यस्त होगा। अब बच्चा स्थानीय सर्वेक्षण भी कर रहा है, समांतर माध्य की गणना भी कर रहा है, तो कोल्ब के अनुसार ये कोल्ब के अनुभवजन्य के अधिगम चक्र के अनुसार किन चरण में होगा। सर्वेक्षण करे, समांतर माध्य की गणना करे तो अर्थात क्या होगा, ठोस अनुभव और सक्रिय प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑप्शन इधर है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला एमपी टेट वर्ग 3 में प्रश्न पूछा गया कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं से बात करने की प्रक्रिया क्या दर्शाती है। तो बच्चों को स्वयं से बात करना, ये चीज़ हमें अंडरलाइन याद रखना है, अर्थात अपने स्वयं के कार्यों और सोच को निर्देशित करना, रेगुलेट करना। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है कि गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या विमान चालक में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है। एक मूर्तिकार और विमान चालक में पूछा गया किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है, तो वह होती है स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस की बात होती है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है, उसके तहत एक शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम रणनीतियों को कैसे अपनाना चाहिए। एमपी टेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है।
जो समावेशी शिक्षा होती है, इसके तहत एक शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम रणनीतियों को कैसे अपनाना चाहिए, किस प्रकार से अपनाएंगे आप। तो एक ही समय में सभी बच्चों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, बाल विकास में पूछा गया है। गंभीर रूप से उदासी, बेचैनी, असंतोष की उस स्थिति को क्या कहा जाता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो उस स्थिति को हम डिस्फोरिया कहते हैं। जो गंभीर रूप से उदासी, बेचैनी हो, असंतोष की स्थिति हो, उसको हम डिस्फोरिया अधिगम प्रभावित कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एमपीटेड वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार पुरानी स्कीमा में सुधार करके नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है। तो नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना मतलब साम्य धारण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। वो सारे प्रश्न किए जा रहे हैं जो आप सभी के लिए संभावित होंगे और आपके समझने के लिए एक मौका मिलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एमपीटेड में। गयने के अधिगम पदानुक्रमिक में सर्वोच्च स्तर किसका होता है। वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वोच्च जो स्तर होता है वह सिद्धांत और अधिगम का होता है। इसके साथ देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, ये रिपीट हो सकता है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी की आवाज़ थांडाई के किस नियम के अंतर्गत सहचर अधिगम का उदाहरण करती है। एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस प्रकार से करती है, वह है तत्परता का नियम। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है, घंटी की आवाज़ है, वह जो थांडाई का तत्परता का नियम है, इसके अंतर्गत सहचर अधिगम का एक उदाहरण हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ये क्या पूछा गया था, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य दिया गया है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट वाले अक्सर परिभाषाएं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना इन सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास की दर सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान होती है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सभी के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सभी लोग सही विकल्प का चयन करके बताइए यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। वृद्धि विकास एक ही हिस्सा है, ठीक है, और वृद्धि और विकास दोनों जीवन भर चलते हैं। ये विकास केवल एक मात्रात्मक होता है। ये विकास का मापन सीधे तराजू से किया जाता है, ठीक है ना। सभी लोग बताइए यहाँ पे। तो वृद्धि और विकास जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, किसके संबंध में सही विकल्प होगा। एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकास केवल कैसा होता है, विकास केवल मात्रात्मक है। तो वृद्धि और विकास के संबंध में, क्योंकि वृद्धि जो होता है विकास के एक हिस्सा होता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि और विकास दोनों जीवन भर चलते हैं। विकास का मापन सीधे तराजू से किया जा सकता है। अब बताइए इनमें से कौन सा होगा। वृद्धि और विकास में सही विकल्प आप सभी लोगों को चयन करना है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कहते हैं विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। क्या होती है, विकास की प्रक्रिया में एक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे विकास केवल मात्रात्मक होता है, ये गलत हो जाएगा। वृद्धि और विकास दोनों जीवन भर चलते नहीं है, विकास चलता है लेकिन वृद्धि एक निश्चित सीमा समय तक चलती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वृद्धि जो होता है विकास का एक हिस्सा कहलाता है, पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2000 एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ये एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं कि यह शिक्षक को बच्चों को डांटने का मौका देती है, यह बच्चों को अनुत्तीर्ण वर्ग में डालने के लिए उपयोगी होती है, यह बच्चों की सोच और समझने और समाधान खोजने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, या यह कक्षा में अनुशासनहीनता का संकेत देती है। तो आप सभी लोग बताइए और कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ये बच्चों को अनुत्तीर्ण वर्ग डालने के लिए उपयोगी है, गलत है। ये बच्चे की सोच और समझने का समाधान खोजने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती बिल्कुल है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी वेब 2.0 उपकरणों की मुख्य विशेषता क्या होती है। ये वर्ग 1 में आया प्रश्न है। क्या विशेषता होती है। यह केवल एक तरफा संचार अनुमति देता है, ये दूरियों बाधाओं को पार कर शिक्षार्थियों के बीच एक साथ संवाद संभव बनाता है,
या इनमें बहुत अधिक समय लगता है, यह केवल ऑफलाइन उपयोगी होता है। तो शिक्षण प्रयुक्त में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है उपकरणों की विशेषता यह कि दूरियों की बाधाओं को पार कर क्या करता है, बालक बालिका शिक्षार्थियों के बीच एक साथ संवाद और संभव बनाते हैं। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छात्र जो परीक्षा में असफल होने पर अपनी कॉपी के चेकिंग में कमी या प्रश्न पत्र के कठिन होने का बहाना बनाता है, यह किस रक्षा तंत्र का उपयोग कर रहा है? तो यह कहलाएगा युक्तिकरण या प्रकटीकरण। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम की स्थिति किस अवस्था में होती है? तो यह अवस्था हमारी कहलाती है, कौन सी कहला जाएगी? वह कहलाएगी किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो होती है वह 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिगम सामाजिक अनुभव और भाषा के माध्यम से ही आकार लेता है? ये एमपीटेड वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो वह सिद्धांतकार कौन है? वह सिद्धांतकार है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की सिद्धांतकार ने प्रतिपादित किया कि अधिगम सामाजिक अनुभव और भाषा के माध्यम से ही आकार लेता है। जब भी सामाजिक शब्द आ जाए समझिए लेव वाइगोस्की से संबंधित पूछा जा रहा है। तो आप सभी को लेव वाइगोस्की यानी सामाजिक कहीं ना कहीं शब्द दिया जाएगा, उससे रिलेट करेगा, तो हम लोगों को देखना है, समझना है और फीडबैक करना है। अगला पाठचर्या निर्माण का वह कौन सा सिद्धांत है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह होगा भविष्योन्मुखी सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और विभिन्न सीखने की शैलियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो किस रूप में देखा जाना चाहिए सभी लोग बताइएगा। वह रूप हमारा विकास की एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया कहलाती है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को क्रियाओं या हाथों से करके व्यक्त करने की अवस्था क्या कहलाती? ये भी एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो वह कहलाएगा हमारा सक्रियता अवस्था या सक्रियता अवस्था कहला जाएगी। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं आपके हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि पियाजे के अनुसार किस आयु वर्ग का बच्चा अहम केंद्रित व्यवहार सबसे अधिक प्रदर्शित करता है? ये एमपीटेड वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो अहम केंद्रित, इद अहम पराहम आपने पढ़ा होगा। तो पियाजे जी के अनुसार जो वह आयु वर्ग का बताइए जिसमें अहम केंद्रित हो। तो अहम केंद्रित का मतलब सभी लोग समझ जाते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है और पूर्व बाल्यावस्था कहला जाता है। जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था कहला जाती है, क्योंकि पियाजे जी के अनुसार पूछा जा रहा है। तो वह कहलाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था अहम केंद्रित अवस्था कहला जाएगी। इसके साथ अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा? ये एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो अधिगम सिद्धांत के अनुसार 4 चरणों का सही क्रम आप सभी लोगों को बताना है। और वह क्रम है, पहला अवधान होता है, दूसरी धारणा होती है, तीसरा पुनरुत्पादन होता है और चौथा आपकी अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? इसीलिए समझते जाइए, फीडबैक करते जाइएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध के मापन के संदर्भ में विचलन बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? ये एमपीटेड वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है। अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्टर्न या डेविस वेक्टर की बात हो रही। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बुद्धि के मापन के संदर्भ में देखा जाए विचलन बुद्धि की बात हो रही। और विचलन बुद्धि के लब्ध से टॉपिक से एग्जाम में आते हैं और ये हाई लेवल के प्रश्न हैं। इन लेवल के प्रश्नों अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर प्रिपरेशन होगा, बेहतर स्कोर हम प्राप्त कर पाएंगे। सीडीपी में आउट ऑफ 30 में से 25+ का स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो बुद्धि के मापन के संदर्भ में विचलन बुद्धिलब्ध की अवधारणा किसने दी थी? तो वह आपका हो जाएगा डेविस वेक्सलर ने। जो डी ऑप्शन दिया गया है वो आप सभी लोगों को यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। थार्नडाइक का वह कौन सा नियम है जो यह स्पष्ट करता है कि पुरस्कार या प्रशंसा मिलने पर अधिगम सुदृढ़ता से होता है? सुदृढ़ता अर्थात मजबूती से होता है। ये एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। तो वह कहलाएगा आपका बहुअनुक्रिया का नियम। क्या थार्नडाइक आपका बहुअनुक्रिया का नियम पढ़े? नहीं, ये गलत होगा। वह होगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, जो स्पष्टता करे कि पुरस्कार प्रशंसा मिलने पर अधिगम सुदृढ़ होता है। क्योंकि प्रभाव कर रहा है तो प्रभाव का नियम हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को समझते जाना है और फीडबैक करना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सीखने की वह अक्षमता जिसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है और उसकी लिखावट अस्पष्ट कहलाती है। जब लिखावट अस्पष्ट होगी तो वह क्या कहलाएगी? आप खुद सोचिए, अपने माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए, और जोर डालेंगे तो आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा।
और आंसर वह है वह कहलाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सीखने की वह क्षमता कहलाती है जिसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और उसकी लिखावट कैसी होती है, अस्पष्ट होती है, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी को होती है? जी हाँ, एमपीटेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है, वर्ग 1 में पूछा गया है, तो सभी लोगों को समझना चाहिए और फीडबैक करना चाहिए कि मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रमित सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी इसमें होती है, और वह उच्च स्तर की कहलाती है आपकी आत्मसिद्ध की आवश्यकता। जो डी ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को पढ़ते जाना है, फीडबैक करते जाना है। अगला है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशियल जो थ्योरी है किसने दिया था? ये एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, तो किसने दिया सभी लोग बताइए। अगर आपको पता है तो बेहतरीन आप लोग कमेंट करिए, और अभी से कमेंटेड बनेंगे तो बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। और वह कहलाता कौन सा कहलाता है? जेपी गिलफोर्ड। जी हाँ, जब भी बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत की बात की जाती है एक ही नाम आता है, जेपी गिलफोर्ड आता है, तो थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ये एमपीटेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग बताइए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो है जॉन डीवी किस पर सबसे अधिक बल दिया है, वो आप सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। वह कहलाती समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के तहत लचीली पाठचर्या का प्रावधान किस कानून के तहत और सुदृढ़ किया गया है? सुदृढ़ अर्थात मजबूती किया गया है, मजबूती से की गई है, और वह कहलाती है आपका RPWD एक्ट 2016। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है जो एमपीटेट वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था कि विकास की वह कौन सी दिशा है जो सिर से पैर की ओर चलती है? तो सिर से पैर की ओर चलना मतलब क्या कहलाता है? सिर से पैर मतलब मस्तिष्क या मस्तिष्क अधोमुखी, जिसे हम सिफेलोकाउडल का सिद्धांत बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन का मुख्य फोकस जो है किस पर होता है? ये एमपीटेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को निरंतर फीडबैक देने और सुधार करने पर। जी हाँ, सीखने के आकलन का मुख्य फोकस जो है किस पर होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को निरंतर फीडबैक देने और सुधार करने पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बालक के समाजीकरण की द्वितीयक जो संस्था होती है सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन में किसे शामिल किया जाता है? ये एमपीटेट वर्ग 3 2024 में आया हुआ प्रश्न था कि बालक के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था में जो है किसे शामिल किया जाएगा? तो द्वितीयक संस्था में आपका विद्यालय आएगा, मीडिया आएगा, सहपाठी आएगा, समूह आएगा, लेकिन परिवार प्राथमिक समाजीकरण का पहला जो संस्था है प्रथम है वह परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाती है। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कुल कितने कोष्ठक या कारक वर्तमान संशोधन के अनुसार माने गए? ये एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न, 120, 150, 180, 200, सभी लोग बताइए। गिलफोर्ड के जो बुद्धि मॉडल है उसमें कितने कोष्ठक या कारक वर्तमान संशोधन के अनुसार माने गए हैं? तो वह कहलाएंगे 180, यानी जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि पियाजे जी के अनुसार जब बच्चा यह समझने लगता है कि भौतिक वस्तुओं का रूप बदलने पर भी उनकी मात्रा समान रहती है तो उसने क्या हासिल कर लिया? ये एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग बताइए। यह राइट आंसर क्या होगा? संरक्षण का गुण। जी हाँ, पियाजे जी के अनुसार जब बच्चा समझने लगता है कि भौतिक वस्तुओं का रूप बदलने पर भी उनकी मात्रा समान रहती है तो उसने क्या हासिल कर लिया? ये कहलाता है संरक्षण का गुण कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है जो एमपीटेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नकारात्मक पुनर्वलन का क्या कार्य होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, इसमें एक नकारात्मक पुनर्वलन आता है। तो नकारात्मक जो पुनर्वलन आता है इसका जो है कार्य क्या होता है? इसका कार्य पूछा जाए, इसका कार्य होता है अवांछित या अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को मजबूत करना।
सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था, किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता अपरिहार्य काल्पनिक दर्शक है, और इसका अर्थ क्या होता है? और इसका अर्थ होता है आपका ये सोचना कि हर कोई केवल उन्हें ही देख रहा है और उनके व्यवहार की आलोचना कर रहा है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। हर प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाला है, हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न आपको 1 नंबर देने वाला है। क्रेशमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? किसके शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेशमर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? अगर आपको पता है तो आप लोग भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वह कहलाता है एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक, 3 प्रकार के। शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेशमर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार के भागों में बांटा है, एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। तो सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, सभी को कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? ये एमपी टेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो एमपी टेट स्पेशल क्लास चल रही सीडीपी की, नवीन जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का जो नया ढांचा है वह क्या है? वह है 5+3+3+4 यानी 5-3-3-4 फाउंडेशनल, 5 प्रीपेरेटरी थर्ड, मिडिल थर्ड और सेकेंडरी 4। सभी लोग समझ गए? नो डाउट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ निकालता है क्योंकि उसे पता है कि वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, क्या कहलाती है? तो वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ क्या कहलाएगी? वस्तु स्थायित्व कहलाएगी, संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि वाइगोसी के अनुसार वह सहायता जो बच्चे को किसी कार्य की शुरुआत में दी जाती है और धीरे धीरे हटा दी जाती है, ठीक है, जब धीरे धीरे हटाई जाती है तो इसमें आपको बताना है। ये एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार वह सहायता जो बच्चों को किसी कार्य की शुरुआत में दी जाती हो और धीरे धीरे हटा ली जाती हो, क्या कहलाती है? वह कहलाती है पाढ़, ढांचा या मचान, जिसे हम स्केफोल्डिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है जो एमपी टेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कि अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ये किस स्तर के अंतर्गत आ जाएगा? यह आ जाएगा रूढ़गत या पारंपरिक स्तर। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपके, अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसके प्रतिपादक कौन है? ये भी एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। कोहलर है, कोर्टलेविन है, स्किनर है या वाटसन है? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अक्सर कई बार एग्जाम रिपीट होता है। तो यहाँ पे कोर्टलेविन जो दिया गया है, बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन देने वाला है, बस तैयारी करते रहना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है और बेस्ट तैयारी करना है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम क्या होता है? ये एमपी टेट वर्ग 3 में भी आया हुआ प्रश्न है। जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम जो होता है वह आप सभी के लिए क्या होता है? सभी लोग बताइए, ठीक है। बेहतर प्रिपरेशन करिए, बेहतर तैयारी करिए, तो वह होता है योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्ट, पुनः योजना और पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्ट। जो बी ऑप्शन दिया गया है वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप सभी लोगों के लिए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का कैटल 16 पीएफ प्रश्नावली टेस्ट किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी होता है? ये एमपी टेट वर्ग 1 में आया है। केवल 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वयस्कों और किशोरों के लिए, केवल शिशुओं के लिए या मंद बुद्धि के लिए? तो केवल जो जहाँ वो पेडागोजी में निगेटिव होता है, तो 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी निकल जाते हैं। बचता कौन? वह बचता है वयस्कों और किशोरों के लिए, एडल्ट एंड एडल्ट किशोर की बात करेंगे। मतलब व्यक्तित्व का 16 पीएफ प्रश्नावली टेस्ट है, किस आयु वर्ग के लिए है? वयस्कों और किशोरों दोनों के लिए, यानी बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न दिया गया है जो एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है कि अधिगम का वह सिद्धांत जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। पूर्ण से अंश की ओर होता है, तो पूर्ण से अंश की ओर होना मतलब क्या सा कहला जाएगा? वह कहला जाएगा गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है।
बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है अर्थात प्यारा सा फीडबैक आप सभी को करना है। जो एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है, अक्सर कई बार रिपीट होता है, और इसका अर्थ होता है संज्ञानात्मक, शैक्षणिक और सह संज्ञानात्मक यानी सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है। ये एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है, तो वह चिंतन कहलाता है अपसारी चिंतन। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। तो हर प्रश्न अपने आप में अव्वल होते हैं, बस हमें प्रिपेयर करना होता है, तैयारी करना होता है, उसी तैयारी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं सफल होने के लिए, अपने सपने को साकार होने के लिए। थांडाई के अनुसार अधिगम के लिए सबसे अनिवार्य प्राथमिक तत्व क्या कहलाता है। एमपीटेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है। केवल अभ्यास निगेटिव हो जाएगा, केवल दंड निगेटिव हो जाएगा, तो बाहरी पुरस्कार तो हो नहीं सकता, होगा क्या, तत्परता और मानसिक स्थिति। तो हमें उत्तर नहीं भी पता है फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शन को देखकर भी हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। थांडाई के अनुसार अधिगम के लिए सबसे अनिवार्य प्राथमिक तत्व क्या होता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा कि 50वां प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, कुछ टेक्निकल इशू शायद हमने, तो ये रहे 50 प्रश्न या 49 कह लीजिए, तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। और इंड स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जो आपको कमेंट करके हमें बताना है उसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्लासेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लाएंगे। बेहतर तैयारी कीजिए, सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन अगली क्लास पे, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।